सत श्री अकाल, प्रणाम। शिवा इमोशनल एंड म्यूजिकली और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हैं आप ही के अपने चहेते प्रोग्राम दिल से में, जिसमें दिल से दिल का राब्ता होता है, कई बातों का खुलासा होता है। चलिए, सबसे पहले आपको यौम जमहूरिया के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं शिवा आपको देती हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं चाहती हूं कि आपका दिन आज का बेहतर जाए। जिस डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रह रहे हैं, इसी तरह से यहाँ जमहूरियत बहाल हो, हर एक के दिलों में अमन व अमान और मोहब्बत का, भाईचारगी का जज्बा पैदा हो, इसी की मैं कामना करती हूँ। इस देश के हम वासी हैं और इस देश को जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी पुलिस या हमारे आर्मी ऑफिसर्स, उन्हें भी मैं सलाम करती हूँ। जो सरहदों पर रहकर देश के लिए जान देते हैं, उन्हें भी मैं सलाम करती हूँ। और साथ ही साथ उस हर एक इंसान को सलाम करती हूँ जिसके अंदर पेट्रियोटिज्म है, जिसके अंदर भाईचारगी का जज्बा है, जिसके अंदर अपने देश के प्रति प्यार है, उन्हें मैं सलाम करती हूँ। और हम आज आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कैसर खालिद से, जो मुंबई के ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं और देश के हित के लिए, अवाम के हित के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। सूरज न बन सको तो शमे रह गुजर बनो, जीने का जहाँ में कोई मुद्दा तो हो। जैसे कि आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि आपके साथ गुफ्तगू के साथ साथ हम सैटरडे स्पेशल में किसी न किसी शख्सियत को प्रोग्राम में दावत देते हैं और आपको थोड़ा सा जज्बाती बनाते हैं और साथ ही साथ ज़िंदगी जीने का कुछ सलीका भी सिखाते हैं। तो चलिए, आज हम आपसे मिलवाएंगे दबंग ऑफिसर है, वो हम्बल है, सॉफ्ट स्पोकन है। अक्सर बेशतर हमारे जहन में ये बात होती है कि हमेशा देर से पुलिस पहुंचती है। फिल्मों में भी हमने देखा है, क्या कानून को हाथ में लेना ही पड़ता है, क्योंकि पुलिस जब कुछ नहीं करती है तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है जज साहब, पर इंसाफ नहीं मिलता। ये डायलॉग भी आपने कई बार सुना होगा। लेकिन ये इस सब को नकारते हैं। इन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस कैसे हो सकती है, अवाम के लिए क्या कुछ कर सकती है। हम आपसे मुलाकात आज करवा रहे हैं मुंबई के IPS ऑफिसर, बखूबी अपना फर्ज निभाते हैं। He is none other than कैसर खालिद साहब। कैसर खालिद साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे शो में। और अच्छे दिन पर आप हमारे शो में आए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और लोगों को काफ़ी कुछ सीख आपसे मिलेगी। अदब के साथ आपका जुड़ाव है, इसके अलावा आप देश में अमन व अमान बहाल करने के लिए काफ़ी कुछ करते हैं, यंगस्टर्स के लिए काफ़ी कुछ करते हैं। सबसे पहले आपको यौम जमहूरिया के अवसर पर, रिपब्लिक डे के अवसर पर ढेर सारी मुबारकबाद। आज तो खैर आपको कई सारे काम होंगे, लेकिन हमने आपको अपने शो में दावत दी। ये आपको यौम जमहूरिया बहुत मुबारक हो, बल्कि चूँकि ये मोहब्बत का त्यौहार है जी। मैं अपनी एक नज़म से लोगों को डेडिकेट करता हूँ कि इसका उन्वान है मिलने दो। मिलने दो, मिलने दो ना, मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना, कलियां दिलों की खिलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। वाह। एक सी रंगत, एक सी बोली, एक ही मिट्टी, एक सी बातें, एक से दिन हैं, एक सी रातें, ख्वाब भी हैं एक जैसे ही, जब रंग फिर उनमें भरने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। रिश्ता और नाता भी वही है, ख्वाहिशो ख्वाब दुआ भी वही है, मायूसी आशा भी वही है, मिलने का जज्बा भी वही है, फूल और फल दरिया भी वही है, फिर ये बर्फ़ पिघलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना। हुस्नो इश्क भी एक से अपने, एक सी हसरत एक हैं सपने, खौफो यकीन भी साथ हमारे, हर सू वहशत पाँव पसारे, सरहद हम दोनों को पुकारे, हाथ पकड़कर चलने दो ना, मिलने दो अब मिलने दो ना, दिल से दिलों को जुड़ने दो ना। यस, क्यों भाई नफरत दिलों में पैदा कर रहे हो, मिलने दो। मोहब्बत की भाषा ही हमारा मुल्क जानता है। इस बात की अक्कासी शुरुआत से ही हुई थी। गांधी जी भी यही कहते थे कि मोहब्बत की भाषा समझो बस, उसके सिवा इंसानियत आगे ही नहीं जा सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो और भी हमें बातें करनी है। सो यू वांट मी टू प्ले द सॉन्ग, सम सॉन्ग फर्स्ट, और उसके बाद हम वापस आकर आपसे गुफ्तगू करेंगे और कई सारे विषयों पर हम बात करेंगे जो हमारे देश के हर एक व्यक्ति को, हर एक अफराद को जो घर में रहता है, उसे सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि आपका प्रोग्राम यूथ का प्रोग्राम है, दिल से है, तो इसलिए मैं यूथ को एक ही पैगाम देना चाहता हूँ उस गाने के हवाले से जो रफ़ी साहब ने गाया है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। तो अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बिल्कुल, वतन के लिए आप बहुत कुछ करते हैं
और इंसान को, हर एक इस देश के वासी को हमेशा अपने अंदर पेट्रियोटिज्म का, हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा ही रखना चाहिए, क्योंकि ये हुब्बुल वतनी का जज्बा जब तक ना आप में पैदा हो, आप अपने देश के लिए, अपने लिए इनफैक्ट कुछ कर ही नहीं सकते। मैं तो समझता हूँ कि हम लोग खुश नसीब हैं कि इस धरती में, इस मिट्टी में पैदा हुए। मैं दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में गया हूँ, लेकिन हफ्ता 10 दिन के बाद ना फिर इतनी याद आती है अपने मुल्क की, यहाँ का जो भी सिस्टम है हाँ। वो याद आने लगता है, यहाँ के लोग याद आने लगते हैं, उनकी गर्मजोशी याद आने लगती है और जी चाहता है कि आप फ़ौरन वापस आ जाइए। अपने मुल्क जैसा तो कोई मुल्क नहीं है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, उस पर मुझे नाज है हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो यहाँ की तहजीब है, सकाफत है, यहाँ जो लोग हैं, यहाँ दिलों में जो जज्बा है, इंसानियत है, रवादारी है। आप देखिए ना कि कितने सारे लोग कहीं नहीं मिले, कितने सारे लोग कहाँ से आए और यहीं के होके रह गए। सबकी कब्रें यहीं हैं, सबकी चिताएं यहीं जली हैं। तो ये तो मुल्क ऐसा है कि जहाँ आदमी ये ख्वाहिश करता है कि मेरा आखिरी वक्त जब आए तो मैं यहाँ हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये चमन। जो भी आप काम करते हैं दिल से करते हैं। जी बिल्कुल, मैंने सही कहा। पुलिस को देखते ही लोग भाग जाते हैं। यार उलझन वाली बात है यार, करने तो को वाले ये कुछ नहीं है। लेकिन आपने महाराष्ट्र में जो सिक्योरिटी रखी है, स्पेशली बच्चों के लिए, स्पेशली जो आपने कुछ रूल्स बनाए हैं, जो कैंपेन आपने शुरू कर ली है महाराष्ट्र में, हर जगह फेमस है कि बहुत सेफेस्ट सिटी है बच्चों के लिए, औरतों के लिए, महिलाओं के लिए। यहाँ आप रात के 3 बजे भी घर आ सकते हैं और सड़कों पे घूम सकते हैं। आप जैसे पुलिस ऑफिसर्स की वजह से मुमकिन हो पाया है। अच्छा लगता है जब ये चीज़ें आप सुनते हैं। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू जस्ट हियर अबाउट दीज स्टोरीज? और कभी कभी जब आपसे कोई कुछ कहता है अनजाने में ही, कहीं और आप चले गए कि क्या आप करते हो, आप पुलिस वाले, आपकी वजह से तो ख़राब हो गया सब कुछ, तो तब हर्ट भी होता होगा। मैं समझता हूँ कि इसके 2-3 रिएक्शंस होते हैं। एक पहला मोमेंटरी रिएक्शन होता है, खुशी होती है कि अच्छा भाई लोग खुश हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं। साथ ही साथ जो बड़ी बात होती है वो होती है जिम्मेदारी का एहसास कि भाई ये इस लेवल पे है। तो मुझे याद आता है कि एक बार नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब को एक सब ने इंटरव्यू में पूछा कि खान साहब आने वाले जो सिंगर्स हैं उनके बारे में, उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा जी मेरा पैगाम बड़ा सिंपल है। मेरा पैगाम ये है कि अगर हो सके मैं इसको जहाँ तक लेके आया हूँ तुम उसको उससे आगे लेके जाओ, और अगर वो ना हो सके तो कम से कम उसको इसी लेवल पे मेंटेन करो। तो जो आपका सवाल है ना कि जैसे आप ये कहती हैं कि हम सेफ़ हैं, तो वो सेफ्टी जो है हमेशा मेंटेन करनी होती है, अगर उसको आप इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैं एक छोटी सा एग्जांपल देता हूँ जो हम पुलिस में अक्सर ये यार्डस्टिक के तौर पे लगाते हैं, मेयार के तौर पे लगाते हैं कि भाई अब ये तो शहर है खैर, लेकिन मुफस्सिल में, छोटे शहरों में रात में ST बस आती है, बस से पैसेंजर उतरते हैं। जब पैसेंजर उतरेंगे तो 3 बजे हो, 4 बजे हो, 2 बजे हो, उनको फ़ौरन अपने घर जाते बनना चाहिए। उनको किसी खौफ की वजह से वहाँ पे बैठे नहीं रहना चाहिए कि दिन उग जाएगा, रोशनी हो जाएगी तब हम घर जाएंगे, नहीं तो हम सेफ़ नहीं हैं। एक तो हम इस चीज़ को देखते हैं। दूसरी हम इस चीज़ को देखते हैं कि कोई आदमी काम से अगर लौट रहा है तो वो क्या इत्मीनान से अपने घर तक पहुँच रहा है। और ख़ास तौर से जो वुमन है, चूँकि आप देखिए कि हमारी वर्क फोर्स में औरतों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो उनको एक सेंस ऑफ सेफ्टी होना चाहिए। तीसरी बड़ी बात यह है कि आपको जिस ढंग से ज़िंदगी गुजारने का हौसला है, आप जैसा चाहते हैं वो आप गुजार सकें, जो कि लीगल लिमिट्स में है और उसमें आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो ये कुछ ऐसे यार्डस्टिक्स हैं जो महाराष्ट्र पुलिस ने शुरू से अपने लिए रखे हैं और हम चीज़ों को उस पर एसेस करते रहते हैं और उसमें हमको जैसे लोग खूबी बताते हैं, लेकिन जब हम बैठते हैं तो हम अपनी कमियों को तलाश करते हैं। That is more important। कमी कहाँ है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन right after the short break. Stay tuned। दिल से मैं ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ में गुफ्तगू है कैसर खालिद साहब। अच्छा, यहाँ पे तो सेफ है, आप जैसे ऑफिसर्स मिलेंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि आप जैसे ऑफिसर्स हर जगह होंगे, ऐसा भी तो नहीं होता है ना, बिकॉज हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ पे क्या है कि वक्त लगता है, सब कुछ देर से होता है। आप जानते भी हैं खुद ही, कोई क्रिमिनल है उसे सजा देनी है तो उसमें वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है।
फिर ये सवाल पूछे जाएंगे, फिर यहाँ जाना, उसको वहाँ जाना, अलग अलग मरहलों से गुजर के फाइनली जब वक्त आता है तब तक तो अवाम का जो गुस्सा है वो और बढ़ जाता है। सो उसको नियंत्रण करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए, डू यू थिंक एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अब देखिए कई सालों से क्या कुछ हो रहा है, रेप केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज ज़्यादा बढ़ रहा है, लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हमारे कौम में जो कौमी यकजहती जिसे हम कहेंगे वो बिल्कुल डगमगा रही है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए, लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो रहा है। द रीज़न इसकी यार सरकार कुछ नहीं कर रही है, हमारी पुलिस कुछ नहीं कर रही है, हम उसके पास कंप्लेंट लेके जाते हैं, वहाँ कुछ होता ही नहीं है, इसलिए कानून हाथ में लेना पड़ता है। क्राइम इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। सो अगर हम आपसे ये पूछें कि देरी में हमारी कंट्री में सब कुछ हो रहा है, क्या आपके पास कुछ ऐसे सोल्यूशंस हैं, डू यू वांट कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए जिसकी वजह से ये जो देरी का एहसास लोगों के अंदर हो रहा है ये ज़रा कम हो जाए और लोगों का गुस्सा जो है जिसकी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है उस पर ज़रा सा काबू पाया जाए? ये आपकी बात वजह है कि इस कंट्री में जिसको हम इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी कहते हैं ना, वो हमेशा इम्प्रूव होती रहती है और होनी चाहिए, क्योंकि हम सब आगे जा रहे हैं, मोबिलिटी हमारी बढ़ रही है, हमारा इंटरमिक्सिंग बढ़ रहा है, लोग ज़्यादा मूवमेंट करने लगे हैं, माइग्रेशन आप देख रहे होंगे कि जैसे मुंबई शहर को ले लीजिए, मुंबई शहर में अगर आप लोगों को पूछे आप कहाँ से आए तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बाहर से आए हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि चूँकि हस्बैंड वाइफ या दोनों पेरेंट्स काम करने लगे हैं तो बच्चे घर पे रह जाते हैं, हमारे पास स्लम्स हैं, हमारे पास बस्तियां हैं जिसमें बहुत तंग और तारीक रास्ते हैं, तो ये इश्यूज़ तो है, तो इसको हम कैसे मिनिमाइज करें? तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि दुनिया में जो कंट्रीज़ आगे गई हैं उन्होंने सिस्टम में कैसा इम्प्रूवमेंट किया। जैसे एक मैं एग्जांपल दे दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपको एफआईआर दाखिल करना है वो हो जाती है, एफआईआर की कॉपी चाहिए वो हो जाती है, आपका इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे है वो आपको पता लग जाता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। सेकेंडली, अब कोर्ट में जो चीज़ें होती हैं, होता क्या है कि पुलिस गवर्नमेंट का सबसे विजिबल आर्म है। हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम फ़ौरन पहचान में आते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप बात कर रही हैं उसमें और भी बड़े कंपोनेंट्स हैं। पुलिस एक कंपोनेंट है, कोर्ट दूसरा बड़ा कंपोनेंट है, सुपीरियर कोर्ट्स और एक कंपोनेंट है, प्रोसिक्यूशन एक कंपोनेंट है। तो हम सबको मिलके इस पर काम करना पड़ेगा और इन चीज़ों को एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जिन चीज़ों का आपने जिस तरफ आपने इशारा किया, स्पेशल कोर्ट्स आ गई अब जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ है उसके लिए स्पेशल कोर्ट है, वो स्पेशल कोर्ट में यही मुकदमे चलते हैं और जहां आप समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें 4 साल 5 साल भी लग सकता है फैसला होने में, इन चीज़ों में साल भर के अंदर चीज़ें केस डिस्पोज हो जाता है, उसमें जजमेंट आ जाता है। तो हमने एक्चुअली 5 गुना उसको एक्सपेडाइट कर दिया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर आ गए, उसके लिए काउंसलिंग आ गई, एनजीओज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो चीज़ों को कैसे हम बेटर करें, ये एक नेवर एंडिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला एक काम है ये। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि पुलिस आपकी है, पुलिस कहीं बाहर से नहीं आई है। मैं जब नहीं था तो मैं भी सोसाइटी का एक हिस्सा था, आज भी मैं सोसाइटी का हिस्सा हूँ, कल मैं रिटायर हो जाऊँगा वापस सोसाइटी का हिस्सा हो जाऊँगा। तो एक जो दूरी है उस दूरी को कम करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमको लोगों के साथ जो हमारा बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। हमको ह्यूमैनिटेरियन एम्पैथी के साथ लोगों के साथ बिहेव करते आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सिमिलर टाइप के केसेस आते रहते हैं, दिन भर आते रहते हैं। मैं इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे हमारी ट्रेनिंग में एक बार हमको पोस्टमार्टम दिखाने के लिए ले जाया गया। अब सब वो पोस्टमार्टम का हॉल था, उन्होंने कहा क्या है भाई आज, वो बोले सी वो बॉडी आ गई है। तो एक बॉडी लेके आए, वो लिटा दिया उसको उन्होंने खोलना शुरू कर दिया। तो वो बिल्कुल आप यूँ समझ लीजिए जैसे रोबोट कैसे किसी चीज़ को करेगा उस हिसाब से वो कर रहे थे। मैं बाजू में खड़ा सोच रहा था कि इंसान की ज़िंदगी का हासिल यही है क्या, सारे कपड़े काट दिए गए, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। अब मैं उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। जो आदमी काम कर रहा है उसके अंदर कोई इमोशन नहीं था, वो बिल्कुल जैसे अपने काम में प्रोफेशनली उसको वो दिखा रहा, साहब ये देखो यहाँ चोट लगती तो ऐसा होता है, इस जगह पे ऐसा होता है, इस जगह पे ऐसा होता है, वो हमें सिखा रहा है। तो क्या होता है कि हम दिन रात जब एक ही किस्म की चीज़ों को देखते रहते हैं तो हमारे अंदर की एम्पैथी थोड़ी कम होने लगती है। तो रीट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, रिकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारा ख़ुद का जो स्ट्रेस लेवल है विद इन डिपार्टमेंट उसको कम करना ज़रूरी है। और हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम इंसान सबसे पहले हैं और हमारे सामने जो आदमी बैठा हुआ है वो किसी न किसी दुख में,
किसी तकलीफ में मुब्तला है, इसीलिए मेरे पास आया है। वो बहुत खुशी में होता तो शायद मेरे पास नहीं आता, कहीं और जाता, इसलिए तो आया। इसीलिए हमको उसके साथ बहुत ही मोहब्बत से, रवादारी से, एम्पैथी से पेश आना है, ताकि वो आदमी हमसे मुतमईन हो के यहाँ से जाए और उसको इस बात का यकीन हो जाए कि साहब मेरी जो तकरार है वो सुनी गई है, वो लिखी गई है और इस पर कार्रवाई होगी। तो 50%, 60% तो लोगों को इत्मीनान तभी हो जाता है। होता क्या है कि अगर हम उसको ज़रा सही से ट्रीट अगर नहीं करें कटिंग एज लेवल पे, तो वो फिर एक बड़ा नेगेटिव इंप्रेशन लेके जाता है और कभी कभी लाइफ लॉन्ग वो इंप्रेशन चलते रहता है, क्योंकि वो वहाँ जाके दूसरे को बोलेगा कि वहाँ जाने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो क्या किया जाए। इसी वजह से सूरत हाल ख़राब हो रही है। बट आपके दिमाग में ऐसे कुछ चीज़ें हैं इन जनरल, जैसे आप एक आम आदमी की तरह, मैं इस वक्त ये नहीं कहूँगी कि आप एक पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर की हैसियत से जवाब दें, एक आम आदमी की हैसियत से आप जवाब दें, क्या वाकई में कुछ लूप होल्स हैं और किस तरह की लूप होल्स हैं जो फौरी तौर पर हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है अपने इस देश में, क्योंकि दौर हाजिर में जो चल रहा है सिचुएशन इज़ नॉट गुड एट ऑल, आप भी देख रहे होंगे। सो क्विक वे में, जैसा मैंने अर्ज़ किया आपको, पहली बात तो कि हमारे जो रिस्पॉन्स सिस्टम है उसमें एम्पैथी लाना बहुत ज़रूरी है। जो भी आदमी आता है आपके पास, आप उसको प्यार से बैठाइए, उसको एक गिलास पानी दीजिए, बोलिए क्या हो गया भाई आपके साथ, और जो बोलता है वो आप लिख लीजिए, तो उसको सेटिस्फेक्शन होता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पूरी दुनिया आज DNA पे चली गई है, सीन ऑफ क्राइम के एनालिसिस पे गई है, फॉरेंसिक्स पे गई है। आदमी को बिठा के इंट्रोगेट करना एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है, लेकिन उसके अलावा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। तीसरी बात जो है, जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपको बहुत सारी चीज़ों में NOC लगती है, आपकी नौकरी के लिए जाते हैं उसकी वेरिफिकेशन आती है। अब वहाँ पे जाके अगर आपको 4 घंटा 5 घंटा बैठना पड़ा तो उसमें तकलीफ आपको होगी। आपकी फ़ाइल किधर है, किस लेवल पे, वो आपको मालूम नहीं होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डे टू डे पब्लिक इंटरेक्शन है उसको हम बेटर कर सकते हैं, उसको हम ज़्यादा ये समझिए कि एम्पैथी के साथ, ज़्यादा शालीनता के साथ कर सकते हैं। हम लोगों को मदद करने की भूमिका एक लेकर के बता सकते हैं, साहब आपका ये केस है, ठीक है, ये आपका केस आप मेरे पास आए, लेकिन ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का केस है, आपका लैंड डिस्प्यूट है, तो आप यहाँ चले जाइए, इसका रास्ता ये है। तो अगर हम उस ढंग से गाइडेंस कर दें तो बहुत सारे लोग जो है खुश हो जाते हैं। और मैंने खुद देखा है, मैंने बॉम्बे में बहुत वक्त तक काम किया था, बॉम्बे सिटी में, तो मैं शाम के वक्त अपना बिल्कुल ऑफिस खोल देता था, भाई जिनको भी शिकायत है वो लेके आ जाएं, वो मैं सुनता था और मैं ये कहता था ठीक है मैं इसकी जांच कराऊंगा, आप सच बोल रहे हो ऐसा मान के मैं नहीं चलूँगा, एक साइड है जो इशू है उसका, एक साइड आप मुझे बता रहे, इसका दूसरा साइड भी होगा और इसका एक तीसरा साइड होगा जिसको कहते हैं ट्रूथ, लेकिन मैं आपकी इस तकरार की जाँच कराऊँगा और मैं इंश्योर करूँगा कि आपको पुलिस स्टेशन से कॉल जाए, आप और आपके सामने वाले दोनों को बुलाया जाए, उनके बारे में चौकसी की जाए ताकि सच क्या है वो सामने आए। और मैंने इस बात को देखा कि धीरे धीरे लोगों का सेटिस्फेक्शन का लेवल बढ़ता गया। और उससे क्या होता है कि जो दूरी होती है कि पुलिस कुछ नहीं करती, नहीं सुनती, बदतमीज, वो कम होती गई। और यही कारण है कि आज भी अगर मैं वापस जाता हूँ उस एरिया में तो लोग आ जाते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत बार तो बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरे पास आ जाते हैं, जबकि आज मैं बॉम्बे पुलिस में नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र पुलिस में एक बड़ा सेक्शन देख रहा हूँ। तो ये हम सबको करना पड़ेगा, हमारे जितने ऑफिसर्स हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो तुम रिटायरमेंट के बाद एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे साथ हो, वो तुमको आज करने पड़ेगा। Very true, very और मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें आपको सुना दूं, कहानी सुना दूं। Maybe that's the reason कि आप सबके चहेते इंस्पेक्टर हैं, हर कोई चाहता है इसी जैसा पुलिस इंस्पेक्टर हर जगह होना चाहिए। मैंने हमेशा इस चीज़ को सामने रखा कि इंसान सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मैं जो वाक़या आपको सुना रहा था, एक हमारे कमिश्नर साहब थे, उन्होंने मीटिंग में बताया एक बार कि एक रिटायर्ड DCP डिप्टी कमिश्नर यहाँ होते हैं, वो CP साहब के पास गए और उन्होंने एक सीनियर इंस्पेक्टर की भरपूर बुराई की, ये बड़ा नालायक आपका ऑफिसर है। मैं गया, मुझे उन्होंने बाहर बिठा के रखा, मेरे से जल्दी मिले नहीं और मैंने पता लगाया वो अंदर कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे फ़ौरन बुलाया नहीं। तो बड़ा ताज्जुब हुआ कमिश्नर साहब को कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने इनके बारे में पता लगाया कि जब ये सीनियर इंस्पेक्टर थे तो ये कैसा करते थे। तो बिल्कुल इनका यही मामूल था कि ये विजिटर कोई आएगा तो उससे मिलते नहीं थे, उसको बहुत देर तक बाहर बैठा के रखते थे। तो यही मेडिसिन उन पे एक बार चला के उन्हें दिखा दिया कि जब आप ऐसा करते थे तो लोगों को कैसा महसूस होता था। It's tit for tat. Exactly. तो आपको जैसा फल चाहिए वैसा पेड़ आपको अभी लगाना पड़ेगा, आपको वैसा ही सीड बोना पड़ेगा, या ऑब्वियसली चीज़ें सही हो जाती हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। खैर हमें कुछ और बातें करनी है लेकिन छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, उसके बाद हम हाजिर हो जा रहे हैं। हम बात करेंगे कि अदब के साथ आप जब लोगों को जोड़ते हैं, जैसे अदब के साथ आपका गहरा ताल्लुक़ रहा है,
सो अवाम आपके साथ बहुत जल्द जुड़ जाती है। आपका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने शोबे में तो काफ़ी मेहनत की है और लोगों से प्यार भी लिया। उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने अदब के साथ खुद को जोड़ दिया। ओके, आपकी कई सारी शेर मजमूए हमारे सामने आ गए, कई सारी किताबें आ गए, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। दिल से मैं ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ में गुफ्तगू है, यानी थोड़ी जज्बाती बातें जो कर रहे हैं और साथ ही साथ आपको जीने का सलीका भी सिखा रहे हैं। आपकी जितने भी नोशंस हैं पुलिस वालों को लेकर, उनको एक तरफा करते हुए आपको बताते हैं कि आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं आए, हम जैसे पुलिस इंस्पेक्टर भी हैं, ऑफिसर्स भी हैं जो हमेशा आपके सामने रहते हैं। ये है नन अदर देन कैसर खालिद साहब। कैसर खालिद साहब, आपके चर्चे तो खास व आम है हर जगह, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा पहलू है आपकी लाइफ का, अदब के साथ आपका लगाव बहुत अच्छा रहा है। आपकी कई सारी शेरी विशेष हमारे सामने हैं। आपको क्या लगता है कि अदब के साथ जब इंसान जुट जाता है तो अदब जो है वो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका बहुत बेहतर तरीके से सिखाता है और आप लोगों के साथ जो बॉन्ड है, आपका जज्बाती बॉन्ड, वो बहुत बेहतर रहता है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अदब आदमी को इंसान बना देता है। अब जैसे कहते हैं ना कि बेअदब और बाअदब, तो हर आदमी बाअदब शख्स के पास जाना चाहेगा, उससे मिलना चाहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यहाँ जो मेरे साथ रवैया अपनाया जाएगा वो इंसानियत वाला होगा। बल्कि मेरा एक शेर है कि यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या जी, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। यस। तो कोशिश ये होती है कि अदब के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं। अब जैसे हमने कम्युनिटी पुलिसिंग हम करते हैं पुलिस में, कि पुलिस और जनता के बीच की जो दूरी है उसको कम किया जाए, उसके कम्युनिकेशन को बढ़ाया जाए, एतमाद को बढ़ाया जाए, भरोसे को बढ़ाया जाए। अब होता क्या है कि हम 10-15-20 लोगों को बुलाते हैं पुलिस स्टेशन में, चाय पिलाते हैं, थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, चले जाते हैं। अमूमन ये लोग वो होते हैं जिनको हमसे कुछ काम होता है, वो आते हैं। लेकिन अगर मैं एक अदब का प्रोग्राम करता हूँ तो उसमें समाज का जो बेहतरीन तबका है वो खुद होके आता है, क्योंकि वहाँ उसको फूड फॉर सोल मिलता है। और उसी हवाले से हम मोहब्बत का पैगाम भी देते हैं, उसी हवाले से हम यकजहती का पैगाम देते हैं, उसी हवाले से हम इत्तेहाद और इत्तफाक़ का पैगाम देते हैं। बल्कि हमारा जो मोटो है वो है हारमनी थ्रू लिटरेचर। तो हम जो भी लिटरेरी काम करते हैं उसके ज़रिए समाज में हारमनी कैसे होगी, दिलों की दूरियां कम कैसे होंगी, लोग नज़दीक, बिल्कुल अभी यकजहती तो वही होती है, वही दिलों की दूरियां बढ़ाना नहीं है बल्कि उनको नज़दीक लाना है, लोग नज़दीक लाना। और क्या होता है कि वो 1500-2000 आदमी जो वहाँ देख जाते उसको सुनते हैं, और ख़ानदान के साथ, फैमिली के साथ लोग आते हैं, तो वो हो गया। और बाद में जब आपने उसको अपलोड कर दिया तो हज़ारों लोगों तक, वो लाखों तक पहुँचता है वो गुफ्तगू। तो इस हवाले से एक काम जो है कंटिन्यूस होते रहता है। तो मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया कि कम्युनिटी पुलिसिंग का ये तरीक़ा बाकी तरीक़ों से बहुत ज़्यादा असरदार है, इफ़ेक्टिव है, और इसमें आदमी को नामहसूस तरीक़े से आप जोड़ लेते हैं। एक दूसरी बात ये होती है जो अक्सर हम बात कहते हैं कि साहब हम भी आपके जैसे ही इंसान हैं, हमने यूनिफॉर्म पहन लिया, यही फ़र्क है और दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। आप बिना यूनिफॉर्म के पुलिस के ऑफिसर हैं और मैं यूनिफॉर्म वाला समाज का आदमी हूँ, हम में कोई फ़र्क नहीं, कोई दूरी नहीं है। आप हमको अपना दोस्त, हमदर्द, मददगार समझिए। हमसे जितनी हो सकता है, जितनी कोशिश हम कर सकते हैं, हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीज़ों में अनकम्फर्टेबल हैं या हमारे डिपार्टमेंट की गलती होती है तो वो आके हमको बोलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ आपका ऑफिसर ने अच्छा नहीं किया, यहाँ इनजस्टिस हो गया, यहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा चल रहा है, ज़रा देखवा लीजिए उसको। तो एक लोगों को जो कॉन्फिडेंस है कि मैं जाऊँगा, मैं जो बात करूँगा वो बात राज में रखी जाएगी, काम हो जाएगा, अच्छा काम हो जाएगा। तो उस हवाले से ड्रग से रिलेटेड इशू है, इलीगल एक्टिविटीज़ रिलेटेड इशू है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। फिर तीसरी बात क्या है कि हम यूथ को पुलिस से नहीं जोड़ सकते दबा करके या उसको पकड़ के ला करके, हमको उनके लिए रोल मॉडल अपने आप को बनाना पड़ेगा कि वो वैसा होना चाहें। तो मैंने कोशिश ये की है कि यूथ तक हम जाएं, और ख़ास तौर से जो स्लम्स में हैं, बस्तियों में हैं, ऐसे लोग जो इतने प्रिविलेज नहीं हैं जितना कि समाज का कुछ दूसरा तबका है, हम खुद वहाँ तक पहुँचें, हम उनके दरमियान बैठें। एक नाले के बगल में अगर उन्होंने 50 कुर्सियाँ लगा दी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे बैठ के गुफ्तगू कर सकते हैं, एक चौल में जाकर आप गुफ्तगू कर सकते हैं। और मैं उनको ये कहता हूँ कि मैं तो भाई देहात का आदमी था, मेरे गांव में तो 4वीं तक का स्कूल था, मैं वहाँ पे रह करके कोशिश करके इस मुल्क में इस ओहदे तक पहुँच सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं पहुँच सकते हो? तुम्हारे हालात तो हमसे बहुत बेहतर हैं,
हमारे ज़माने में कोई इंटरनेट नहीं था, हमें किताबें ढूंढनी पड़ती थी। अच्छा स्कूल बहुत कम मिलता था। आप शहर में रहते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा तो आप हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। यस। तो उनमें एक ख्वाब पैदा होता है। बहुत अच्छी आपने बात कही है कि अगर आपको चीज़ें सुधारनी है तब आपको खुद को भी उसी लेवल में लाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपको उनके साथ मिलना पड़ेगा जो नीचे तबके के लोग हैं। जैसे आप ज़्यादा काम करते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, अनप्रिविलेज्ड किड्स के लिए काफ़ी काम आप करते हैं, यंगस्टर्स के लिए काफ़ी काम आप करते हैं, उनकी जहानत में कैसे सुधार आए। और दूसरी बात यहाँ ये है कि शहरों में हम देखते हैं कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ या फिर लड़कियों के प्रति जो भी चीज़ें होती हैं या रेप केसेस हैं कम सामने आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा रूरल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा ही केसेस आते हैं। चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, बाहर से ही बच्चों को लाया जा रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ ख़राब उनके साथ किया जा रहा है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, किस तरह के कानून राइज करने चाहिए, नाफिज करने चाहिए, ताकि ये जो ज़्यादा क्राइम बढ़ रहा है स्पेशली बच्चों के लिए वो ना हो। रूरल एरियाज़ में जाकर किन किन चीज़ों पर फोकस करना है जो बाकी हैं अभी, कि जितना हम देख रहे हैं कई सालों से ज़्यादा हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। अगर हम कहें कि 50% कम हो गया है मेट्रो सिटीज़ में, वो अगर हम रूरल एरियाज़ में जाएंगे तो वहाँ उतना आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा। स्टिल केसेस आर देयर, इट्स हैपनिंग एवरी डे, वी आर सीइंग इट ऑन न्यूज़पेपर्स। आपकी बात वजह है, सही है। अफसोस का मुकाम मुझे लगता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट को मैंने 1 साल से ज़्यादा हैंडल किया है कि हमारे पास जो है बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन समाज में काफ़ी ज़्यादा है। और बदकिस्मती ये है कि इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉन आदमी होता है, या तो कोई रिलेटिव होता है या घर का ही कोई आदमी होता है एक, या मोहल्ले का कोई आदमी होता है। अब हो क्या रहा है कि चूँकि काम के तलाश में अब फ़ादर तो जा रहे हैं, मदर भी जा रही हैं, और दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे अकेले घर पे रह जाते हैं। तो अब इसको रोकने के कई तरीक़े हैं, मतलब उसको मिनिमाइज़ कैसे करते हैं। एक तो पहली बात जो हम स्कूल्स में करते हैं कि हम गुड टच और बैड टच के बारे में बच्चों को बताते हैं कि कौन सा टच गुड टच है, कौन सा टच बैड टच। एक दूसरी बड़ी बात है कि किसके साथ कैसा रवैया हमारा होना चाहिए। कोई अंकल हैं, कोई कुछ है, नहीं है, रिश्तेदार कोई भी हो सकता है। अगर वो आपको इस ढंग से अप्रोच करे तो बेटा ये मम्मी को फ़ौरन बताने का है। सेकंड, ये तो छोटे बच्चों का हो गया। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि जो गर्ल्स स्कूल हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, आने के वक्त में जब स्कूल शुरू होता है, कॉलेज शुरू होता है, और जाने के वक्त में बहुत भीड़ होती है, और उस वक्त जो है बहुत सारे मनचले या नाओबाश किस्म के लोग भी उधर मिलते हैं। तो उस टाइम हमारा पुलिस प्रेजेंस होना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो इंस्टीट्यूशंस ने CCTV लगाना चाहिए, और हम वहाँ पे जाके क्लासेस लेते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें। बहुत हमने कुछ अब ये कहिए कि प्रोग्राम से बना के रखे हैं कि एक बटन दबाइएगा तो पुलिस को कॉल जाती है, वो हो गया। CCTV के बारे में आपका जिक्र कर लिया। कुछ जगहों पे हमने UAC अनआर्म्ड कॉम्बैट की भी ट्रेनिंग लड़कियों के लिए ऑर्गेनाइज़ की है, ताकि अगर ऐसे कोई वक्त आ गया तो आप कम से कम अपने आप को बचा भी सको। साथ ही साथ हमको लगता है कि समाज में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि मर्दों को भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। वो बदलेगा कब? सालों से हम देख रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रहा है। नहीं बदल रहा है। फिर भी क्राइम रेट्स और ज़्यादा बढ़ रहा है। अब मैं आपको छोटी एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ मरीन ड्राइव है, आप चले जाइए, लोग बैठे रहते हैं, बहुत सारे जोड़े बैठे रहते हैं। आपने कभी किसी को देखा डिस्टर्ब करने के लिए? नहीं करते हैं लोग। तो रवैया मर्दों का भी बदल रहा है। मैं इस बात पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे एक कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थे, लेकिन वक्त के साथ वैल्यूज़ में भी बदलाव होना ज़रूरी है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि ड्रेस आदमी के किरदार का कोई आईना नहीं है, ये उसकी एक चॉइस है, और वो जिस हिसाब से कोई आदमी रहना चाहे रह सकता है। हमको कोई हक नहीं कि हम उस पर कोई चीज़ इम्पोज करें कि भाई आप ऐसा ही ड्रेस पहनिए। पहली बात, किसी जगह पे आना जाना हक है, हम उसको ये इम्पोज नहीं कर सकते कि भाई 8 बजे रात के बाद आप उधर नहीं जाओगे। यहाँ जैसे बॉम्बे में आपको मालूम है कि यहाँ पे एक मिल में वाक़या हो गया था, उसके बाद मैं उस वक्त बॉम्बे सिटी में काम कर रहा था। हम लोगों ने पूरे ऐसे एरियाज़ जो कि वीरान सुनसान हो जाते हैं रात को, उनकी पूरी सर्वे की, वहाँ पे लाइट्स लगवाई, वहाँ पे एक्सेस जैसे झाड़ वाड़ हो गए होंगे, कुछ हो गए, उसको थोड़ा ट्रिम करवाया ताकि बाहर से दिखाई पड़े कहाँ क्या हो रहा है। वहाँ पे पेट्रोलिंग भी बढ़ाई, और अल्लाह का शुक्र है, आप देखिएगा कि पिछले 4-5 सालों में बॉम्बे में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ कि किसी के साथ ज़्यादती हो गई हो।
ऑब्वियसली जो इंसिडेंट होता है उसके बाद ही ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होती हैं, उससे पहले अगर ये सारा हो तो मामला ही खत्म हो जाता है ना, वो सेफ्टी तो और बढ़ जाती है। आई विश कि ऐसा होता। व्हाई इज इट ऑलवेज कि लेट सब कुछ होता है। तभी मैंने शुरुआत में ही कहा है कि शायद हमारे देश में ही कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें ऐसा फेरबदल करना चाहिए जो बाहर की कंट्रीज में हो रहा है, उस तरह के रूल्स हमें नाफिज करने चाहिए। आपके कुछ है दिमाग में, कुछ चल रहा है आपके जिन पे आप वर्क कर रहे हैं, जैसे आपने काफी कुछ महाराष्ट्र में भी किया, एम्बुलेंस वाली कैंपेन जो आपने मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले रास्ता उनको दिया जाए। बिल्कुल, देखिए कुछ चीज़ें तो हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैं अब एक बल्कि कॉम्पेरिजन दूँ, जब हम क्राइम देखते हैं तो हम पर लाख पॉपुलेशन पे क्राइम देखते हैं कि 1 लाख पॉपुलेशन पे कितना क्राइम हो रहा है। आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमसे बहुत ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमन वेस्ट में है, अमेरिका में है। हमारा फिगर उसके मुकाबले में बहुत कम है। तो और क्राइम अगेंस्ट वुमन बहुत बार ज़्यादातर वो रजिस्टर हो जाता है, वो रिपोर्ट हो जाता है क्योंकि फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो हम अगर उस यार्डस्टिक से देखें तो काफ़ी हद तक हमारे यहाँ सेफ्टी का इंडेक्स ज़्यादा है। हमारे यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम है कि समाज औरत को किस नज़र से देखता है, किस निगाह से देखता है, और उसकी ख़ुद की आज़ादी पे वो कितना कदगन या कितना इम्पोजिशन अपना वैल्यूज़ का करना चाहता है, वो बदलना ज़रूरी है। मैं आपको ये बताऊं कि जैसे मैंने ये जिक्र किया, कुछ छोटी छोटी फिल्में बनाई थी उस वक्त हमने, 2-3 फिल्में आपको यूट्यूब पे मिलेंगी कि 103 पे फ़ौरन आप फ़ोन कीजिए, ऐसे हालत में कहीं फंस गए आप। जैसे जो सॉफ्टवेयर बनाए गए वो भी इसीलिए बनाए गए। निर्भया पथक आप देखिएगा, आपको ऑल वुमन पेट्रोल गाड़ी मिलेगी, निर्भया पथक आ गया। जैसे मैंने बॉम्बे का पहला वुमेन बटालियन कमांडो का तैयार किया था, इन्हीं वजह से जो हम ट्रेनिंग देते हैं उस वजह से होता है। और मैं अब देखता हूँ कि ये 4-5 साल के बाद जो अवेयरनेस का लेवल है काफ़ी बढ़ गया है। मुंबई में तो काफ़ी बढ़ गया है, स्पेशली नहीं छोटे जगहों पे भी। आप मैं तो अभी नागपुर गया, बल्कि जलगांव जाता हूँ, कभी वर्धा जाता हूँ, और मैं चूँकि अपने नौकरी का अभी मैं बसमत जाकर आया, तो वहाँ पे भी आप किसी लड़की को आप पूछिएगा तो वो पहले से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और उसके कॉन्फिडेंस की एक वजह ये है कि जैसे हमने पुलिस दीदी ये सिस्टम शुरू किया, बडी कॉप का एक सिस्टम हम लोगों ने यहाँ पे चालू किया कि आपका एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, एक लेडी है, लेडी पुलिस ऑफिसर है हमारी, उसको हमने दिया ये 10-20-50 वुमन जो है, समझे आप वर्क कर रही हैं, आपको मतलब इनकन्वीनियंट टाइम में आना जाना होता है, कभी नाइट की शिफ्ट हो जाती है, तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप इस पुलिस वाले को फ़ोन कीजिएगा, ये इमीडिएटली आपकी मदद करेंगी या करेगा। तो ये बडी कॉप हमने वहाँ इंट्रोड्यूस किया है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो इंटरेक्शन है हमारा वो काफ़ी बढ़ गया। बल्कि बीच में मैं खुद जितने सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं हम उनके लिए एक स्कीम बना रहे थे कि वहाँ जो वुमन काम कर रही हैं, चूँकि उनमें शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, और नाइट शिफ्ट में भी वुमन होती हैं, काम करती हैं बहुत सारी जगह पे, और दिन की भी जो शिफ्ट दोपहर वाली है वो लेट नाइट छूटती है। इसके अलावा वीकेंड पे लोग जाते हैं अपने आप को चिल आउट करने के लिए, खुशी मनाने के लिए, जो अपने तौर तरीके हैं, लाइफ स्टाइल है। तो अब उस वजह से वहाँ सेफ्टी के इश्यूज़ आते हैं। जैसे जो बड़े सॉफ्टवेयर के हब्स हैं, जैसे पुणे आप ले लीजिए, न्यू बॉम्बे ले लीजिए, आपने वो इंसिडेंट नहीं सुने होंगे। यस ट्रू, पुणे इज मच सेफर। तो इसकी वजह ये है, मुंबई आई कुड से नहीं, बॉम्बे में तो अब आप देखिए कि आखिरी जो लोकल जाती है वो 1:40 की होती है, और उसमें आपको लेडीज़ मिल जाएंगे। हम बहुत, चूँकि मैं खुद डीसीपी रेलवे रहा हूँ बॉम्बे शहर में, तो हमने उसको देखा है। हम यार्डस्टिक वही लगाते हैं कि 1:40 की जो आखिरी लोकल है, या 3:30 की या 3-3:15 की पहली लोकल जो शुरू होती है उस तरफ से, उसमें अगर कोई लेडी चल रही है तो वो सेफ़ अपने आप को महसूस करें। और इस वजह से आप देखिएगा कि रात की जो लोकल्स होती हैं उसमें एक होमगार्ड या एक पुलिस का आदमी ज़रूर होता है। चलो नई पहल करें इस यौम जमहूरिया के अवसर पर, एकजुट होकर हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं, और हमारे मुल्क का नाम हमेशा रोशन रहे, हर जगह रहे। आप जैसे पुलिस इंस्पेक्टर जब है हमारे इस देश में तो सही ही रहेगा। आप के साथ दूसरा जुड़ जाए, आप जैसा तीसरा जुड़ जाए, चौथा जुड़ जाए, इत्तेफाक होगा, यूनिटी होगी, तभी हमारा देश बहुत अच्छी तरक्की भी करेगा और नाम भी रोशन होगा। जरूर से आपको यहाँ कोट कर दीजिए, जरूर। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस तो यही है, तो मुल्क तो ऐसे आगे बढ़ेगा। एक शेर मुझे याद आ रहा है, इंसान ही बनो बहुत है आदम, ये जरूरी नहीं है कि खुदा हो जाओ। अर्जा है क्या लहू जो बहाते हो इस कदर, अर्जा है क्या, अर्जा सस्ता, या सस्ता कर लीजिए, सस्ता है क्या लहू जो बहाते हो इस कदर, सरहद के नाम पर कभी रहमान और राम पर। वाह वाह वाह। ये जो फिरका पसंदी हो रही है,
फिर वाराना पसंदी जो हो रही है, जो बट रहे हैं लोग आपस में मज़हब के नाम पर, वो नहीं होना चाहिए। बस जहन में एक ही बात होनी चाहिए, हम इस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, हम इस देश के वासी हैं जहाँ सब लोग इत्तेफाक से रहते हैं, या हर एक मज़हब जो है वो अपने आप में सक्षम है। इकबाल को कोट कीजिए, शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। प्रीत में है, यस यस। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए, कई सारी चीज़ें होंगी, साथ ही साथ अदब के बारे में भी बात हो गई, बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट आपके साथ जितनी भी बातें की जाए कम है, आप तो विकिपीडिया है अपने आप में। सो नाइस। आई विश कि आप जैसे इंस्पेक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स हमारे देश को नसीब हो, ताकि हर जगह कौमी यकजहती की बात हो, ह्यूमैनिटी की बात हो, लव की बात हो, पीस की बात हो, अमन और अमान बहाल होने की बात हो। थैंक्स अ लॉट, वाज अमेजिंग टॉकिंग टू यू। आपको एक बार फिर से यौम जमहूरिया के अवसर पर बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और मैं इस चैनल के थ्रू तमाम देशवासियों को इसकी मुबारकबाद दूंगा कि उनको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, और अपना मुल्क वहाँ पहुँचे जो हम सोचते हैं। हम दुनिया में कहीं पे भी जाएं तो हमको अपने इंडियन होने पे नाज हो, बिल्कुल फख्र होना चाहिए, बिल्कुल, और होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज दिल से में जुड़ने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल से बहुत ही पसंद आ गया होगा आपको। आप सभी को मेरी तरफ से यौम जमहूरिया के अवसर पर ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद वंस अगेन। अच्छे रहिए, खुश रहिए, हंसते रहिए, क्योंकि मुस्कुराते चेहरे सुपर ऑसम लगते हैं।